हाल ही में बीजेपी ने अपने संगठन में कुछ जिम्मेवारियां बदली हैं, कुछ को पुराना दायित्व दिया है, लेकिन सबसे जो मुश्किल दायित्व जो है सुनील शर्मा को फिर दिया गया है। कश्मीर जो संभाग है उसमें भाजपा की पूरी जिम्मेवारी सुनील शर्मा जी को दी गई है, जो कि पार्टी के महासचिव भी हैं। आज हमारे साथ वो खुद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि घाटी में भाजपा की क्या राजनीति चल रही है और वहाँ की परिस्थितियाँ अभी क्या चल रही हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है गुलिस्तान में। धन्यवाद। आपको फिर से भाजपा ने कश्मीर की जिम्मेवारी दी है। आज की डेट में भाजपा को कहाँ देखते हैं वैली में? कश्मीर डिवीज़न, कश्मीर घाटी के जो 10 ज़िले हैं, पिछले लगभग 3 दहाइयों से 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सक्रिय है। लेकिन जिस प्रकार के वहाँ पे हालात हैं, वहाँ का नैरेटिव, वहाँ के डिस्कोर्स, उसमें वहाँ की रीजनल पार्टीज़ ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए। कारण ये रहा कि 3 दशकों से हम वहाँ पे उतनी अपनी ज़मीन नहीं बना पाए। लेकिन पिछले जब 370 एब्रोगेट हुआ, जब 370 हट गया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आम जनमानस ने स्वीकार किया। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और जो पॉलिसीज़ हैं, जो योजनाएं हैं, जब वो आम गरीब तक पहुंची, आम जनमानस तक पहुंची, तो लोगों ने उसको स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार विस्तार कर रही है, जिसका नतीजा 2020 के डीडीसी चुनाव में भी देखने को मिला। पुलवामा जैसा वोलेटाइल डिस्ट्रिक्ट, काकपुरा जैसी सीट, जहां पे मुझे लगता है कि बहुत सारा जो अलगाववादी तत्व मौजूद था, काकपुरा सीट से भारतीय जनता पार्टी का जीतना, गुरेज में तुलेल सीट पे भारतीय जनता पार्टी का जीतना, और सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के खन्मों में भारतीय जनता पार्टी का जीतना, ऐसी कई सीट्स और मैं डीडीसी बता सकता हूं जहां पे बिल्कुल नैरो मार्जिन से हम पीछे रहे। इसके अतिरिक्त पंचायती चुनाव में बहुत सारे सरपंचों का जीतना, हमारी म्यूनसिपलिटीज़ इस वक्त बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और जिस प्रकार से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, वहाँ पे भी हमारे 2 डिजिट से ज़्यादा हमारे पास इस वक्त कॉरपोरेटर्स हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार धीरे धीरे हुआ। लेकिन जो मैंने बात एब्रोगेशन 370 की उसके बाद लगातार लोगों ने इसको डाइजेस्ट किया और जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया हुआ है। आज आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण 5 अक्टूबर की आदरणीय अमित शाह जी की रैली में भी देखने को मिला। इतना जनमानस, इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि हमारे पास जगह जो है सवा सतल कम रह गया। क्या जो भीड़ उमड़ी थी उसको आप वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, फर्स्ट स्टेप में ही हम वोट में नहीं कहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि जितने ही हम वहाँ पे लोग हमारे पास आ रहे हैं सभी वोट्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन इतना ज़रूर आप शान साहब मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक हमदर्दी उभर रही है लोगों के दिल के अंदर। और जो वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, जिन्होंने आज अब 2 परिवारों का गठबंधन गुपकार अलायंस के नाम से बनाया है, जिनका अस्तित्व लगभग खो चुके हैं वो, और कहीं न कहीं वहाँ के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, उसका केवल और केवल एक विकल्प, एक अल्टरनेट भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे खड़ी हो रही है। लेकिन जितनी भीड़ भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में उमड़ पड़ती है, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि वो सारा वोट में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये आप यकीन मानिए कि आने वाले चुनाव में, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव है, पार्लियामेंट्री चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में कश्मीर में उभर के आएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। कहीं ना कहीं जो यूटी में एलजी की सरकार चल रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, कोई अच्छा डिसीजन होता है भाजपा उसको क्लेम करती है, कोई उल्टी चीज़ चली जाती है। जैसे आप कल ही एक महबूबा मुफ्ती ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो लैंड ग्रांट रूल है या फैमिली आइडेंटिटी कार्ड है, ये इजराइल की पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जितने भी डिसीजंस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के प्रशासन ने लिए वो सब अच्छे हैं, वो सब ठीक हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको ओन करती है, भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करती है उन सारे और अप्रिशिएट करती है। जो भी ये देश विरोधी लोग हैं
जिन्होंने आज तक अलगाववाद के आधार पे अपनी पार्टियां चलाई, अलगाववाद के आधार पे कश्मीर को चलाया, उनके लिए वो सारे डिसीजंस, उनके लिए वो सारे फैसले गलत हैं। महबूबा मुफ्ती जी की बात करें आप, उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें, या अन्य वहाँ के सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, उनके लिए वो फैसले जो हैं वो गलत ही हैं। चाहे लैंड रिफॉर्म्स की बात करें आप, या यूनिक फैमिली आईडी कार्ड की बात करें, मुझे आप बताइए, एक अलग पहचान पत्र हर परिवार का बन रहा है, इसमें किसी को क्या तकलीफ है? जैसे एक आधार कार्ड बना है, मेरी फैमिली का कार्ड बनेगा, उसमें सारी बिल्कुल ये एक एक्सक्लूसिव अलग ही एक पहचान होगी मेरी पूरी फैमिली की, मेरी पूरी फैमिली की डिटेल होगी, मेरे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ होगी, मेरे माता पिता की मैरिज डेट होगी। जितने भी जन कल्याण योजनाएं हैं, कहीं पे भी आपको आवेदन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब यूनिक आईडी बनेगा, क्योंकि उस कार्ड के आधार पे सारा डाटा जो है वो स्टोर रहेगा, वो सरकार के पास रहेगा। जिस भी परिवार में कोई व्यक्ति वृद्ध होता है, उसे ऑटोमेटिकली ओल्ड एज पेंशन लगेगी। राशन कार्ड का कोई एक्सपेंशन करना होगा, अपडेट करना होगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड है, मेरी फैमिली में कोई इजाफा हुआ है, एक फैमिली मेम्बर बढ़ गया है, तो उसका कार्ड बनेगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही एक बहुत ही अनोखा, एक अद्भुत एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। मुझे लगता है कि इसका वेलकम करना चाहिए। जहाँ तक बात आती है महबूबा मुफ्ती जी की, उसने ज़मीन खोल ली है वहाँ पे, उसके अपने जो काडर था उसका अपने जो नेता या कार्यकर्ता थे, सब उनको छोड़ के चले गए हैं। मुफ्ती साहब ने जो पार्टी बनाई थी, तार तार हो गई। आप पूरे नॉर्थ कश्मीर में देखिए, एक व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा है। सेंट्रल कश्मीर में जो उनके साथ जीत के आए थे मुफ्ती साहब के साथ, सब ने महबूबा मुफ्ती की पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया और पार्टी को छोड़ दिया। साउथ कश्मीर जो महबूबा मुफ्ती जी का गढ़ था, पीडीपी का गढ़ था, आज उनको 2 रिश्तेदारों के, मामा और मौसा, इसके अलावा 2 रिश्तेदारों के अतिरिक्त और कोई अन्य नेता रहा ही नहीं है। यदि उनकी ये पॉलिसीज़ ठीक है तो उनको अपने नेता, अपने कार्यकर्ता साथ रहने चाहिए। हमारी तो दूर की बात है हम उसको अप्रिशिएट करें या न करें, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनकी पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। आज महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी कहीं कश्मीर में दिखती नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, कोई राजनीतिक हवा में ये बात नहीं फेंकता हूँ, 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी पीडीपी। आज मेरी बात नोट करके रखिएगा, गुलिस्तान चैनल पे 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी पीडीपी। बीजेपी के गुलिस्तान चैनल पर भी बता दीजिए कि बीजेपी कहाँ खड़ी होगी। नहीं, देखिए, इस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी होगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये गुलिस्तान चैनल पे ऑन रिकॉर्ड आप रखिएगा अजय जी। जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन नतीजे होंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एमर्ज होकर भारतीय जनता पार्टी आएगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता सकता। कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर को की कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरफ पीएम पैकेज वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं और टीआरएफ की तरफ से भी आए रोज़ कुछ लिस्टें जारी की जा रही हैं, तो कैसे विश्वास जीता जाएगा? देखिए, एक डिसाइसिव मोड पे कश्मीर की लड़ाई पहुंच चुकी है। ये कश्मीर की लड़ाई वहाँ पे कश्मीर में कुछ लोगों के साथ नहीं है, ये कंट्रीज़ के साथ वार चल रहा है। एक परोक्ष युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ, और जिस पाकिस्तान को बाकी इस वक्त मुल्कों का साथ मिल रहा है, चाहे चाइना का मिल रहा है, चाहे अन्य देशों का मिल रहा है, एक परोक्ष युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि मेरा नैरेटिव वहाँ पर स्टैंड रहे, कुछ लोग मेरे वहाँ पर चलते रहें। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी की इस जोड़ी ने उस पाकिस्तान प्रायोजित उस युद्ध को परास्त कर दिया है, कहीं न कहीं पाकिस्तान बौखलाहट में है और जितने भी आतंकवादी समूह हैं ये बौखलाहट में हैं। इस प्रकार की हरकतें ये कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, ये लड़ाई जो है कश्मीरी पंडितों को भी पुनर्स्थापित करने के लिए है, कश्मीर को दोबारा से वही हरा भरा बनाने के लिए है। आप ये नहीं देख रहे हैं स्टेप वाइज, आज लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे भी खराब नहीं है कश्मीर में। आज एक आम व्यक्ति, गुलिस्तान का एक आम रिपोर्टर किसी भी साउथ कश्मीर के इंटीरियर जगह में जा सकता है। मेरे जैसा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता शोपियां, पुलवामा, कुलगाम या अनंतनाग के किसी कोने में जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक हो चुका है, आतंकवाद का ग्राफ बिल्कुल डाउन हो चुका है। जो आतंकवाद इतना मतलब छाती तान के वहाँ पे बैठे थे, उनको नेस्ता नाबूद कर दिया गया है।
जमात इस्लामी, जिसने वहाँ पे जिसे रेडिकलाइजेशन कहेंगे, जिसे मतलब कम्युनल एक वातावरण बनाया था, आज जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया है और उनके द्वारा प्रायोजित जितने भी विद्यालय थे, पाठशालाएं थी या इस प्रकार के एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको बंद कर दिया गया है। सेपरेटिस्ट्स एक लंबी फहरिस्त है। आप गिलानी की बात ले लीजिए, अब तो चलो वो इस दुनिया में नहीं है। आप बाकी यासीन मलिक की बात कीजिए, बिटा कराटे की बात लीजिए, आप नईम खान की बात लीजिए, आप इसकी आसिया अंद्राबी की बात लीजिए, सब जेलों के अंदर बंद है। जो भी अलगाववाद के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहा था, इंजीनियर रशीद जैसा जो अपने आप को प्रतिनिधि में मानता था, आज वो जेलों के अंदर है। आज कहीं न कहीं आपको अलगाववाद, आतंकवाद, ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्टोन पेल्टर्स, वो सब अपने अपने ठिकाने पे हैं। लास्ट जो कील अभी डालनी है वो इस आतंकवाद को डालनी है, जो पाकिस्तान में ही डलेगी। मुझे लगता है कि एक जो सुंदर वातावरण कश्मीरी पंडितों के लिए और जो जम्मू बेस्ड हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको टीआरएफ की तरफ से थ्रेट्स हैं या जितनी भी नई क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं आतंकवादियों की, उनकी तरफ से जो थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, ये एक डिसाइसिव मोड मानिए। मोदी जी बैठा है, मोदी जी के कार्यकाल में ही आप एक सुंदर कश्मीर देखेंगे, जहां पर आप दोबारा से कश्मीरी पंडितों को उसी चहल पहल में टहलते देखेंगे। हाँ, इस वक्त टाइमली अभी हमारे पास एक चैलेंज है, हमारे पास एक चुनौती है। कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग हैं और विशेषकर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वहाँ पे दोबारा से पुनर्स्थापित करना, ये चुनौती सरकार के सामने है। सरकार ने एक सुंदर रोड मैप तैयार किया है। यकीन मानिए आने वाले दिनों में वो रोड मैप इम्प्लीमेंट होगा और ये लोग वहाँ पे शांतिमय वातावरण में अपने आप को पाएंगे। शुक्रिया।